मैंने उस नई बहू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की खामोशी रही, जबकि खाला जल्दी से बोली, बेटा हमारी दुल्हनिया जो है वो बोलती ना है, पैदाइशी गूंगी है ये। मैं खाला के जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ये लड़की पायल ही लग रही थी। फिर मैंने उस लड़की का बगौर मुशाहिदा किया तो वो पायल ही निकली। मैंने खाला से इसके मुतालिक कोई सवाल नहीं पूछा था। मुझे लगा शायद इनकी नई बहू किसी के घर काम नहीं करना चाहती होगी, तभी इन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। और वैसे भी मुझे खाला की इस बचकाना हरकत पर हंसी भी आ रही थी। खैर कुछ रोज बाद खाला ने अपने तीसरे बेटे की शादी के लिए छुट्टी मांगी और मैंने उन्हें छुट्टी दे भी दी, क्योंकि खाला शादी में भी 2 या 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं करती थी और मुझे खाला का काम बहुत पसंद था, इसलिए मैं उन्हें निकाल भी नहीं सकती थी। वो और उनकी बहू बहुत अच्छे से हमारे घर का ख्याल रखती थी, बहुत अच्छे से हमारे घर में काम करती थी और घर को बिल्कुल चमका कर रखती थी। इसीलिए हमें उससे बहुत मुतमईन थे कि आखिरकार हमें सही काम करने वाली मिल चुकी है। और खाला उसके साथ साथ ईमानदार भी थी और उनकी बहू भी। वो कभी भी बेईमानी नहीं करती थी, इसीलिए मुझे बहुत भरोसा था उन पर। इसीलिए मैं उनको भगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आजकल ऐसे काम करने वाले भरोसे वाले बहुत कम ही मिलते हैं। बहरहाल जब वह शादी निपटा कर वापस आई तो मैंने उनसे फरमाइश की कि अपनी नई बहू को लेकर आएं, लेकिन वह उसे नहीं लाई। ऐसा करते करते उन्होंने अपने 5 बेटों की शादी मेरे घर पर मुलाजमत करते करते 6 माह के अरसे में ही कर ली थी। मैं भी हैरान थी कि आखिर खाला 1-1 महीने में कैसे शादी कर रही हैं अपने बेटों की। बहरहाल मैंने खाला से कहा कि अब तो खैर से आपकी 6 बहुएं हो गई हैं, आप हर रोज एक को ही अपने साथ लाती हैं, इस तरह तो वह बेचारी थक जाती होगी। आप ऐसा करें, इनकी बारियां रख लें, यानी इन्हें हर बार अलग अलग लेकर आएं। एक दिन एक आ जाया करे तो दूसरे दिन दूसरी। खाला मुस्कुराई और बोली कि मुझे तुम्हारा मशवरा पसंद आया है। अब खाला हर रोज अपनी नई बहू साथ लाने लगी थी, मगर मैं अगर नन्ही सी बच्ची होती तो इस झूठ को हकीकत मान लेती, क्योंकि वो तो हर एक दिन एक ही औरत को ला रही थी। सच तो ये था कि खाला पायल को ही नए घूंघट उड़ा उड़ा कर मेरे घर लेकर आती थी और बताती कि ये पहली बहू है, ये दूसरी और ये तीसरी। पायल की सेहत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। पहले जब वह काम के लिए आती तब उसका जिस्म फिर भी भरा भरा सा लगता था, अब तो वह सूख कर कांटा हो गई थी। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मानो पायल को कोई ऐसी बीमारी हो जो वो सबसे छुपाए हुए हो और वो बीमारी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बहरहाल मुझे क्या करना था, मुझे अपने काम से मतलब था, लेकिन फिर भी किसी को परेशानी में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे दाल में अब कुछ काला लग रहा था, मगर खाला के सामने मैं नॉर्मल ही रह रही थी, ताकि उनको मालूम न पड़ सके कि मुझे उन पर शक हो गया है। और मैं जानती हूँ कि वो रोज एक ही बहू को लेकर आती हैं। मैं जानती हूँ कि उनका झूठ मैं कब से पकड़ चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। मैं चाहती थी इस मामले को अपने तरीके से सुलझाऊं, क्योंकि मैं अब इस मामले को लेकर बड़ी परेशान सी रहती थी। मैंने एक बार भी अपने शौहर इरफान से भी इस मुतालिक कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अभी मैं खुद हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि काम के दौरान खाला की तबीयत खराब हो गई, तो वह मुझसे छुट्टी लेकर घर जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि वह अपनी बहू को मेरे पास छोड़कर चली जाए, क्योंकि आज मेरे शौहर के मेहमान आने वाले हैं। खाला मेरी बात सुनकर बड़ी परेशान सी हो गई थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी बहू को मेरे पास छोड़कर गई थी। पता नहीं क्यों, बाकी उनकी बहू में उनकी जान अटकी रहती थी। वो चाहती ही नहीं थी कि उनकी बहू को मेरे पास छोड़कर जाए। वो तो ये चाहती थी कि उनकी बहू उनके सामने रहे और काम कर कर वो उसे अपने साथ ले जाए। बहरहाल आज मैंने उनकी इस प्लानिंग को तोड़ ही दिया था और उनकी बहू को मेरे पास रोक ही लिया था। खाला के जाते ही मैंने पायल को आड़े हाथों लिया था और बोली, अच्छा तो तुम खाला के 4थे नंबर की बहू हो, मुझे तो पायल जैसी लग रही हो। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने जो किया वह तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने अपना घूंघट पलट दिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, बाजी मैं पायल ही हूँ, मैं ही 4थे नंबर की बहू हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शजदर सी रह गई थी। मैं बोली, पायल मुझे सारी बात खुलकर बताओ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो और खाला की क्या मजबूरी है जो मुझसे इतना झूठ बोल रही है। तो वह बोली, बाजी मैं पायल, मासी की इकलौती बहू जिसकी हर बार शादी रचाई जाती है। अब की बार तो उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मैं बोली, पायल तुम ये क्या कह रही हो, सब ठीक तो है? आखिर तुम ये क्या कहना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अपने हवास में तो हो ना। वह रोते हुए मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। बाजी मैं अनाथ लावारिस थी,
मुझे मेरे मासी ने पाला था। पाला क्या था, बल्कि मुझे तो उन्होंने अपने घर की मुलाजमा बनाकर रखा हुआ था। मुझे उन्होंने बचपन से ही काम पर लगाया हुआ था। मासी के 5 बेटे तो माजूर थे, जबकि बड़ा बेटा वक्रम व तंदुरुस्त था। मेरी और उसकी बचपन से ही दोस्ती थी, मैं उससे प्यार भी करती थी। मासी ने मेरी शादी उससे कर दी थी, जिसका नाम अकरम था। अकरम से मेरी शादी तो करवा दी तो मैं बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा लगने लगा था। मैं लावारिस थी, इसलिए जब मेरी शादी हुई तो मासी को अपने बाकी बेटों की शादी की फिक्र सताए जा रही थी, क्योंकि वह माजूर थे तो कोई भी उन्हें अपनी बेटी न देता था। यूं मुझ गरीब की शामत आ गई। मासी हर बार लालच में आकर मशहूर कर देती कि मेरे बेटे की शादी है और लड़की बेसहारा है, और मुझे सख्ती से मना करती कि घूंघट हरगिज नहीं उठाना। यूं बिरादरी वाले हमेशा मुझे ही खाला की नई बहू समझकर ढेरों जहेज दे जाते। इस बात से खाला बहुत खुश होती, मगर कुछ ही अरसे बाद मासी के दिल में और लालच आ गया। मासी ने मेरी शादी का नाटक अपने तीसरे और फिर चौथे बेटे से करवाने की बात की, तो मुझे अब पूरा यकीन था कि अकरम ऐसा दोबारा हरगिज नहीं होने देगा। मगर वह तो एक नंबर का बेगैरत निकला, अपनी माँ के इशारों पर चलने वाला इंसान निकला। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ की बात मान लूं, नहीं तो वह मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। मैं मजबूर हो गई थी बाजी, ना बाप सर पर ना माँ, मेरा साथ कौन देता। मैं सारी रात रोती रहती और दिन रात अपने शौहर की खिदमत के साथ साथ अपने माजूर देवरों की भी खिदमत करना मेरा फर्ज बन चुका है। मगर बाजी, मेरे आंसू इस घूंघट के पीछे किसी को नजर नहीं आते। मुझे नफरत है अपने शौहर से, जो बीवी को इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी बिरादरी में अक्सर औरतों की शादियां ऐसे ही कर दी जाती है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है इस सब से। मैं नहीं करना चाहती थी ये शादी। इन शादियों का मकसद ये होता है कि जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। एक बहू घर में आती, वह ही अपने शौहर और उसके भाइयों के सारे काम करती, कपड़े धोती, खाना पकाती। यूं हमारी बिरादरी को बहू नहीं मुलाजमा चाहिए होती थी। जिस भी लड़की की शादी की जाती, उसके वालिदैन उस लड़की के वजन के मुताबिक सोने के जेवरात बनाकर देते थे। मैं लावारिस थी, इसलिए सारी बिरादरी मिलकर चंदा डालती। यूं मेरे वजन के मुताबिक सोने के जो जेवरात मिलते, उस पर मेरी सास सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती थी। वह इन जेवरात को फरोख्त करती और अपने माजूर बेटों का इलाज करवाती थी। इस तरह करते करते अब मैं अपनी सास के 6 बेटों की दुल्हन हूँ। उनमें से 5 तो हिलजुल भी नहीं सकते, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी से मेरी कमर खत्म हो गई है। रातों को उठ कर उनको खाना खिलाना पड़ता है। मैं जब मासी से शिकवा करती तो वह कहती थी कि यही दुनिया की रीत है, हर लड़की के साथ यही सब होता है। मैं भी खाला के इस झूठ को सच मानकर सब्र कर बैठी, लेकिन मेरी आंखें तो तब खुली जब मैंने आपके घर मुलाजमत की। आपका एक ही शौहर है, और वह भी कितना अच्छा। वह आपको पैर की जूती नहीं समझता, बल्कि वह तो आपको इंसान समझता है, बराबरी देता है, दुख सुख में साथ देता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।